इसरार भरे घर की पुरस्कार रातों की रोंगटे खड़े कर देने वाली रुदाद। कहते हैं कि दुनिया में कोई जगह मखलूक से खाली नहीं, और इसी एक हकीकत से पर्दा उठाने के लिए इसने भी सर धड़ की बाजी लगा दी। जिसे सब खाली मकान समझते थे, वहाँ आबाद पोशीदा मकीन या गलत फहमी दूर करने में ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते थे। ये और बात की हकीकत से पर्दा उठाने के लिए इनकी जिंदगी वफा न करती। गया ज़माना भी खूब था जब मकान किराए पर लेने के लिए लोग अखबार और रसाइल में खाली मकान के इश्तिहार देखते थे। मगर क्या आपने कभी ऐसे मकान का इश्तिहार भी देखा जो मुसलसल कई साल रोजनामों और रसाइल में शाया होता रहा? कभी वो मुसलसल 10 दिन शाया होता, कभी इतने दिन नजर न आता। लोग कयास करते कि प्रॉपर्टी एजेंट की कामयाबी रंग ले आई और अब ये मार्केट में नहीं है। मुझे मालूम था कि वो मकान एक एजेंट से दूसरे के पास जाता तो रहा, मगर कभी किराए पर नहीं चढ़ेगा। हाँ, अलबत्ता हशरात और चूहों की जरूर अमाजगा बन चुका था। मैं इस मकान का मोहल्ले को नहीं बताऊंगा, अलबत्ता ये जरूर कहूंगा कि ये मकान अब भी मौजूद है और हुनूज खाली। वो इश्तिहार कुछ यूँ था। बहुत कम किराए पर एक कदीम तर्ज का कुशादा और फर्निश मकान 11 कमरों, ड्रेसिंग रूम, मुलाजमों के क्वार्टर, एक लाइब्रेरी और गिराज के साथ दस्तयाब है। ये इश्तिहार मकान नंबर 97 के लिए था। ये 2003 की बात है। मैं किसी काम से लाहौर आया। वहाँ छुट्टी वाले रोज खास तौर पर अपने एक मैट्रिक के हम जमात सिविल इंजीनियर दोस्त नजीब से मिलने गया। वहाँ एक और हम जमात फहीम भी मौजूद था। इससे मेरी 10 साल बाद मुलाकात हो रही थी। हम सब रात को खाना खाने के लिए अंदरूनी शहर एक मशहूर अवामी जगह गए। मौसम बेहद खुशगवार था, लिहाजा हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। फिर मौत का जिक्र आ गया। यही वो चिंगारी थी जब माफूकुल फितरत वाक़यात छिड़ गए। तफहीम सबसे ज्यादा पुरजोश था। वाक़यात का तज़किरा करते हुए जिक्र खाली मकान के इश्तिहार तक जा पहुंचा। तफहीम कहने लगा, कोई मकान भारी नहीं होता, ना ही मैं किसी आसेब को मानता हूँ। आसेब वगैरह हमारे अंदर के खौफ के अलावा कुछ नहीं। बात यहीं रुक जाती तो ठीक था, लेकिन तफहीम ने तो इस किराए के लिए खाली मकान में रात गुजारने का चैलेंज दे दिया। फौरी तौर पर यह चैलेंज नजीब ने कबूल करते हुए कहा, तुम्हारी ख्वाहिश आसानी से पूरी की जा सकती है। एक आध रोज में इस मुबैना आसेब ज़दा मकान में रात रहने की इजाज़त मिल जाएगी। अलबत्ता मेरा फ़र्ज तुम्हें खबरदार करना है कि मामला इतना भी आसान नहीं, क्योंकि इस मकान के आस पड़ोस के मकानात भी खाली हैं, जहाँ के मकीन भी खौफ के मारे नकल मकानी कर गए। इसके बाद नजीब ने मकान नंबर 97 का मुख्तसर पस मंज़र पेश किया। ये अपने वक्त का एक बेहतरीन मकान हुआ करता था, जहाँ एक मारूफ खानदान रहाइश पजीर था। इस खानदान के आखिरी मकीन की मौत भी हकीकत कम और कहानियाँ ज्यादा है कि वो लादीन होकर शैतानी ताकतों का होकर रह गया था। दीवान खाने में दीवार पर मुसव्वर के हाथ की बनी हुई एक अदाबत तस्वीर से इसके चेहरे पर हद से ज्यादा अजियत और सख्ती झलकती नजर आती है। बयान किया जाता है कि मज़कूरा शख्स की मौत के बाद जहाँ और चीज़ों का बंटवारा हुआ, वहाँ यह मकान इसके एक अजीज को मुंतकिल हो गया जो बैरून मुल्क था। अब सूरत हाल ये थी कि वो शख्स ना तो पाकिस्तान वापस आना चाहता था, ना ही ये मकान फरोख्त करना। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हुआ कि इसने प्रॉपर्टी एजेंटों को बीच में डालकर इसे किराए के लिए मार्केट में डलवा दिया। साल पर साल गुजरते गए, लेकिन न जाने क्यों इस दीदाजेब खानदानी मकान को कोई मुनासिब किराएदार न मिल सका। इस मकान के बारे में कई एक डरावनी बातें आसपास रहने वालों में ऐसी मशहूर हुई कि अगर इस मकान से दिलचस्पी रखने वाली कोई फैमिली यहाँ पूछ गुछ करने आती तो उल्टे कदमों लौट जाती। रफ्ता रफ्ता बात यहाँ तक पहुँच गई कि कोई खानदान यहाँ मुफ्त भी रहने को तैयार न होता। पड़ोसियों के मुताबिक पिछले 10 साल से ये खूबसूरत मकान दिन में चूहों का मस्कन होता है और रात को हवाई मखलूक का। यकीनन ये बात तफहीम को जोश दिलाने के लिए काफी थी। वो अपने बाजू पर हाथ मारते उठ खड़ा हुआ। बस बस बहुत हो गया, ये सब किस्से कहानियां और ढकोसले हैं। मैं और नजीब हमनको की तरह तफहीम का मुंह तकने लगे। अरे मैं तो एक हफ्ते में इस मकान के बारे में की गई मनफी मशहूरी भी जलाकर खाक कर दूंगा, तमस्खुर उड़ाते हुए तफहीम ने कहा। मुझ पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई कि मैं तस्दीक करूँ कि तफहीम ने मकान नंबर 97 में रात गुजारी भी है या नहीं। अगले रोज ठीक रात 10 बजे मैं और तफहीम इस मशहूर ज़माना मकान की दहलीज पर मौजूद थे। तय हुआ कि जिस गाड़ी में हम दोनों यहाँ आए थे, मैं इसी गाड़ी में तफहीम के मकान के अंदर जाने और सदर दरवाज़ा बंद होने के बाद वापस नजीब के यहाँ चला जाऊँगा। गो के ये मकान गुज़श्ता 10 साल से खाली था, लेकिन दूरी से देखने से मालूम होता था कि इस मकान की देखभाल, मुरम्मतें और कली होती रही है। सदर दरवाज़ा बेहतरीन हालत में था। इतलाई घंटी पर एक बुजुर्ग चौकीदार बाहर आए। रस्मी इस्लाम दुआ के बाद हम दोनों को दालान से गुजारते हुए काफ़ी कुशादा हॉल में ले गए। हमारी मामूली सी आवाज़ में बातचीत की भी बहुत ज़्यादा गूंज सुनाई देती थी। हैरत अंगेज बात यह कि हॉल की दीवारें इतने ज़्यादा गहरे रंग की थी कि आंखें और सर चकराने लगा। यहाँ से गुजरकर वो बुजुर्गवार एक बेडरूम में ले आए। ये रहा तुम्हारा कमरा, बिस्तर तैयार है, ज़रूरत की तमाम अशिया सिराने रखी मेज़ और गुस्लखाने में मौजूद हैं। तौलिया, टूथपेस्ट, टूथब्रश, नहाने का साबुन, शैम्पू, पैरों के स्लीपर। मुझे उम्मीद है रात आराम से गुजरेगी। अजीब बात यह थी कि इन हजरात ने तमाम बातें इस कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े होकर रटे रटाए अंदाज में कहीं। तफहीम ने मुंह से हल्की सी सीटी बजाई और सब अच्छा है का हाथ से निशान बनाया और उछलकर मुसहरी पर बैठ गया। अब जाहिर है तुम भी कुछ देर मेरे साथ नहीं बैठोगे। वैसे ये शरायत में था भी नहीं, तफहीम ने तन तन हंसते हुए कहा। वैसे भी इन भूत प्रीत का मैं अकेले ही सामना करना पसंद करूंगा। मैं उस वक्त सर से पांव तक पसीने में नहा गया जब इसकी हंसी के जवाब में एक बाआवाज़ बुलंद कहका गूंजा। मैंने खुद से कहा,
नहीं नहीं, ये कहका किसी और ने नहीं लगाया, बल्कि ये इस गूंज वाले हॉल की वजह से गूंजा है। तफहीम ने तो कहका लगाया नहीं था। मैं अभी इस कैफे से बाहर भी नहीं निकला था कि तफहीम मेरे कंधे पर हाथ रखे बाहर कमरे से आया। मैं जिंदा रहूं या मुर्दा, दोनों सूरतों में कल सुबह 8 बजे आ जाना। इसकी बात सुनकर मैं कमरे से बाहर निकल आया जहाँ चौकीदार खड़ा था। फिर हम दोनों इस तिलिस्म कदा से बाहर आ गए। तफहीम को रात नींद आई या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन मैं सही मायनों में सो न सका। रात आंखों में गुजरी, अजीब अजीब वसवसे दिल में आते रहे। खुद पर बहुत गुस्सा आया कि क्यों मजाक मजाक में ये मुसीबत मोल ले ली। सुबह चाय की एक प्याली पीकर 7:45 बजे सुबह मकान नंबर 97 में पहुंच गया। सदर दरवाजे के पास बुजुर्ग चौकीदार मोतिये के फूल चुनते नजर आए। मैं जितना परेशान और मुस्तरिब था, वो बुजुर्गवार तो यूँ लगता था कि कतन कोई फिक्रमंद नहीं है। मैं वक्तन फवक्तन अपनी कलाई की घड़ी में टाइम देख रहा था। एक सेकंड भी गुजरने में महीनों लग रहे थे। उधर 8 बजे नहीं, उधर मेरा दिल यूं उछला जैसे सीना तोड़कर बाहर निकलना चाहता हो। अलबत्ता बुजुर्ग चौकीदार इत्मीनान से दरवाजे की जानिब बढ़ा और दरवाज़ा खोला। दलान से तफहीम इत्मीनान से आता नजर आया। ये मेरे लिए हैरत अंगेज बात थी। शायद मैं ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं था। इसका तो साफ मतलब है कि इस मकान के बारे में सब कुछ वो सिर्फ मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ थी। ये साख्ता मेरे मुँह से अदा हुआ। इसने हस्बे आदत मेरे कंधे पर हाथ रखा और हम दोनों इस बुजुर्ग चौकीदार से सलाम दुआ करके वहाँ से रुखसत हुए। पहले कुछ खा पी लें, फिर मैं तुम्हें 2 बातें बताऊंगा, तफहीम ने कहा। 2 बातें? मैंने हैरत से पूछा। अरे छोड़ो ये सब बातें, मुझे भूख लगी है, चलो कहीं बैठकर नाश्ता करते हैं। तफहीम ने बेजारी से कहा। ठीक कह रहे हो, तुम्हारे पेट पे कुछ जाएगा तो तुम कहानी सुनाने के काबिल होगे। लाहौरी नाश्ता करते इसने कोई ज्यादा बातचीत नहीं की। कभी कभी इसकी आंखें मेरी आंखों से चार होती तो इनमें सोच की परछाइयां महसूस होती। नाश्ते के बाद मीठी लस्सी पीते हुए इसने आहिस्ता आवाज में मुझसे कहा, मुझे मालूम है कि तुम मेरी सरगुज़श्त सुनने के लिए बेचैन हो। मैं तुमको मजीद बेचैन नहीं करना चाहता। मेरी रात की सरगुज़श्त महज ये है कि मैंने बजाते खुद इन्हें देखा है। अरे, मैं खुले मुंह के साथ तफहीम को फटी फटी आंखों से देखने लगा। तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। जैसा कि तुमने भी देखा, वो मुनासिब कमरा था। इसमें पुरानी वज़ा कता की एक मुसहरी और उस दौर की छोटी सी मेज़ और 2 कुर्सियां सलीके से रखी हुई थी। इसके साथ एक अलमारी थी जिसको खोलकर मैंने खूब अच्छी तरह तसल्ली करके बंद कर दिया। फिर अच्छे तरीके से मुसहरी के नीचे और अतराफ का जायजा लेने के बाद दीवारों को ठोक बजा के देखा। इत्मीनान करने के बाद मैं कुर्सी पर बैठकर अपने आप को शर्लॉक होम्स का फूफा समझने लगा। फिर अपनी सोच में ऐसा डूबा कि आसपास का होश ही जाता रहा। मेरे ख्यालात का सिलसिला 12 बजे हॉल में पुराने वक्तों के घंटे के टन टन से टूटा। खौफनाक फिल्मों के लिहाज से कुछ हो जाने का वक्त हुआ चाहता था। घंटे की आवाज़ के बाद फिर वही खामोशी छा गई। कहीं दूर से हल्की हल्की आवाज़ें आना शुरू हुई जो बतदरीज करीब होती महसूस हुई। शायद चूहे होंगे। मेरी नाकिस अकल तो यही कह रही थी। फिर अब यूँ लगा कि जैसे कोई एड़ी वाले जूते पहने राहदारी में चल रहा हो। मैंने सोचा यकीनन ये मेरे तखय्युल की कारस्तानियाँ हैं। कुछ देर माहौल पुरस्कून रहा। फिर अचानक दोबारा कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कोई अहमियत नहीं दी, बल्कि इसको भी ख्याली आवाज़ समझकर मुसहरी पर लेट गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे को बड़े दबंग तरीके से बजाया गया। मैं स्प्रिंग के मानिंद उछलकर खड़ा हुआ और करीब रखी आहनी राड पकड़ ली। मैं ये नजीब के घर से लाया था। मैंने सोच लिया था कि जो भी हो इसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। दरवाज़ा इतने ज़ोर से खुला कि कब्जे भी फरियाद करने लगे। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने अपने सामने एक कदीम नवाबी दौर की गुलनारी वर्दी में खादिम को खड़े पाया। इशाया हाजिर है। खादिम ने सर झुकाए कहा, मैं नहीं आ रहा। बगैर हिचकिचाहट के मैंने बेसाख्ता जवाब देते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। वापस कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन मेरी तमाम तर तवज्जो आने वाली किसी आवाज़ की तरफ मरकूज थी। जल्दी मुझे फिर से दरवाजे के करीब किसी की चाप सुनाई दी। दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलने पर वही गुलनारी वर्दी वाला बाअदब खादिम खड़ा था। खाना तैयार है, मेहमान मुंतजिर हैं, इसने शाइस्तगी से कहा। अजीब आदमी हो, कहा तो है कि मैं नहीं आऊँगा, यहाँ से चले जाओ। साथ ही दरवाज़ा खट से बंद कर दिया। मैं अच्छी तरह जानता था कि जब इस मकान में कोई रहता ही नहीं है तो फिर ये कैसा इशाया और कौन से मेहमान। फिर तो ये एक खेल ही बन गया। मैं कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा कि देखें अब क्या होता है। मुझे बैठे अभी 10 मिनट हुए होंगे कि तीसरी मरतबा दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खानसमा तोते की तरह बोलने लगा, खाना तैयार है, लोग मुंतजिर हैं, साहिब कहते हैं कि आपको ज़रूर आना चाहिए।